क्या आप सोच रहे हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो में एक डिविडेंड स्टॉक ऐड कर लेता हूँ? तो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ स्पेशली फॉर ऑल आर डिविडेंड इन्वेस्टर्स। एग्रीकल्चर में काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं और काफ़ी लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका इफेक्ट एफएफसी पे क्या होगा। एफएफसी मेनली एक यूरिया मैन्युफैक्चरर है और पाकिस्तान में यूरिया मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं। इसकी दो रीज़न्स हैं। सो ये जो पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में गंदम की फसल की जो कीमत है पर मन वो 5,000 रुपये से 2,500 रुपये पे आ गई है। इसमें दो मेन रीज़न्स हैं। अब क्योंकि एफएफसी और एफएफबीएल का मर्जर हो गया है तो ये कंपनी कंबाइंड तकरीबन 3.2 से 3.3 मिलियन टन यूरिया बना लेती है एक साल में, और इसके साथ साथ तकरीबन 6 लाख टन डीएपी। तो अगर डिविडेंड यील्ड अप्लाई करें तो इस कंपनी की फेयर वैल्यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो में एक डिविडेंड स्टॉक ऐड कर लेता हूं? तो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ स्पेशली फॉर ऑल आर डिविडेंड इन्वेस्टर्स। और फर्टिलाइज़र सेक्टर तो सबका पसंदीदा सेक्टर है फॉर डिविडेंड इन्वेस्टिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स हमें देख रहे हैं, यकीनन जब आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और थोड़े महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में पहला डिविडेंड आता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत कन्विक्शन भी बढ़ती है इससे कि मैंने जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ठीक था। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिससे फौजी फर्टिलाइज़र की जो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। 2023 भी आया, 2024 भी आया, जिसमें डिफ़ॉल्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे थे, फिर भी इस कंपनी के डिविडेंड्स जो हैं वो ऊपर जाते जा रहे थे। लेटली एग्रीकल्चर में काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं और काफ़ी लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका इफेक्ट एफएफसी पे क्या होगा। लास्ट 1 ईयर में फौजी फर्टिलाइज़र ने एंग्रो फर्टिलाइज़र के मुकाबले में अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया। इसकी क्या वजह थी और क्या ये आगे भी ऐसी कंटिन्यू रहेगा, इस पे भी बात करेंगे। एफएफसी मेनली एक यूरिया मैन्युफैक्चरर है और पाकिस्तान में यूरिया मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं। इसकी दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जिस प्राइस पे यूरिया बिक रहा होता है वो इम्पोर्टेड यानी कि इंटरनेशनल प्राइस जो होती है यूरिया की उससे 30 से 35% कम है। आज भी अगर आप देख लें लोकली तकरीबन 4,500 की बोरी आपको मिल जाती है। यही बैग अगर आप इंपोर्ट करेंगे, सारी ड्यूटीज़ टैक्सेस पे करेंगे और फिर फ्रेट का खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे तो ये तकरीबन 6,500 रुपये पर बैग तक चला जाता है। सो किसी भी साल में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऊपर चली जाए, वो गैस प्राइस इंक्रीज़ हो या डीवैल्यूएशन की वजह से जो दूसरे खर्चे होते हैं वो बढ़ जाएं, फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ हो जाए लोकली पाकिस्तान में, तो वो पास ऑन एबिलिटी इन मैन्युफैक्चरर्स के पास है। ये भी अपना जो लोकल बैग है उसको महंगा कर देते हैं और अपने प्रॉफिट्स जो है उसको सिक्योर कर लेते हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जितनी लोकल फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं जो यूरिया बनाती हैं उनकी तकरीबन कैपेसिटी 6.5 मिलियन टन है एक साल के लिए, और इतना ही यूरिया जो है पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान में यूज़ भी हो रहा है। तो आप जितना भी बनाते हैं वो आसानी से बिक भी जाता है। सो इन दोनों रीज़न्स को अगर कंबाइन करें तो हम कहेंगे यूरिया मैन्युफैक्चरर्स के पास है प्राइसिंग पावर। कोई भी चीज़ अगर इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएगी तो ये भी अपनी प्राइस बढ़ा देंगे और अपने प्रॉफिट सिक्योर कर लेंगे। ये जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग है इसको अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसकी पॉलिसीज़ रेगुलेट करती हैं। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गैस इसका मेन रॉ मटेरियल होता है और पाकिस्तान में गैस एलोकेशन जो है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। सो जब भी गवर्नमेंट देखती है कि अब यूरिया की डिमांड बहुत ऊपर चली गई है, हमें एक और यूरिया प्लांट ऐड करने की ज़रूरत है लोकली, तो फिर वो गैस किसी एक कंपनी को एलोकेट कर लेते हैं और फिर वो कंपनी जो है फिर प्लांट इंस्टॉल करती है। जब तक ये गैस एलोकेशन नहीं होती तो फिर कंपनी कहती है अभी तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम है, अभी गवर्नमेंट का कोई मूड नहीं है, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा यूरिया की ज़रूरत नहीं है, तो हम जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो बहुत हाई परसेंटेज जो है वो डिविडेंड्स पे करती रहती हैं। और एफएफसी के केस में भी लेटली यही कंपनी की पॉलिसी चल रही है कि जो अनकंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर फर्टिलाइज़र बिजनेस आ जाता है उसका हम 75 से 80% पे आउट करेंगे एज डिविडेंड्स। लास्ट 1 ईयर में आईएमएफ का गैस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आप सब ने देखा भी होगा पिछले एक साल में किस तरीके से गैस प्राइसेस जो है वो रिवाइज़ हुई हैं
और इसकी वजह से फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है वो तो अब आप सबको समझ आ ही गई होगी, क्योंकि फौजी फर्टिलाइज़र और फातमा फर्टिलाइज़र मारी फील्ड से डायरेक्ट गैस बाय करती हैं। इनका गैस रेट जो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू एंग्रो फर्टिलाइज़र, और इसी वजह से लास्ट 1 ईयर में फौजी फर्टिलाइज़र के प्रॉफिट जो है वो डबल हो गए हैं और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी न्यू जो है अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है और आप इस गैस डिस्पैरिटी को जो है डिटेल में समझना चाहते हैं, तो ये 2 वीडियोस हमारे चैनल पे जो है आप देखें। इसमें हमने जब ये गैस डिस्पैरिटी शुरू हुई थी उस टाइम पे डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इस सब के पीछे क्या लॉजिक है। अब क्योंकि एफएफसी का एफएफबीएल के साथ मर्जर हो गया है तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में डीएपी का बिजनेस भी आ जाता है। डीएपी के बिजनेस के प्रॉफिट्स जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस से थोड़े बहुत लिंक्ड होते हैं, और जो पिछले 2-3 साल में डीवैल्यूएशन हुई है उसके बाद जो है इस सेगमेंट में भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं। और अब बात कर लेते हैं कि एफएफसी की 2025 की आउटलुक, इसकी अर्निंग्स, इसके डिविडेंड्स और इसकी फेयर वैल्यू जो है वो कैसी लग रही है। अब क्योंकि एफएफसी और एफएफबीएल का मर्जर हो गया है तो ये कंपनी कंबाइंड तकरीबन 3.2 से 3.3 मिलियन टन यूरिया बना लेती है एक साल में, और इसके साथ साथ तकरीबन 6 लाख टन डीएपी। अब क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़े से चैलेंजेस चल रहे हैं तो हो सकता है इस साल कंपनी जो है 3 मिलियन टन यूरिया और 5.5 लाख टन डीएपी सेल करे, जिससे जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 400 बिलियन के आसपास हो जाएगा। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट तकरीबन 125 से 135 बिलियन के बीच में होगा। इसके साथ साथ 30 बिलियन की हर साल तकरीबन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस एडमिन कॉस्ट भी होती हैं। फिर अगर हम अदर चार्जेस में आ जाएं जिसमें WWF, WPPF आता है और फाइनेंस कॉस्ट भी आ जाती है, तो ये तकरीबन 15 बिलियन के आसपास होगी। और अदर इनकम जिसमें एफएफसी के पास जो इतना ज़्यादा कैश का पाइल है उस पर जो रिटर्न आता है और उसके साथ साथ जो दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उससे डिविडेंड्स आते हैं, वो तकरीबन 25 से 30 बिलियन बन जाते हैं। सो 2025 में फर्टिलाइज़र बिजनेस या फिर अनकंसोलिडेटेड अर्निंग्स जो हैं उसका ईपीएस तकरीबन 50 से 55 रुपीज़ हो जाएगा, और 75 to 80% डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से तकरीबन 40 रुपीज़ का डिविडेंड शेयर होल्डर्स एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम आउटलुक देखें आज से तकरीबन 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो तकरीबन 9 से 10% की रेंज में नज़र आ रहे हैं, तो अगर डिविडेंड यील्ड अप्लाई करें तो इस कंपनी की फेयर वैल्यू 400 और 450 के बीच में हो सकती है। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करना है और अपने एंड पे भी पूरी रिसर्च करनी है। और एडिशनली मैं ये भी डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा कि ये कंपनी जो है हमारे क्लाइंट्स और मैं पर्सनली ख़ुद भी आज भी ओन करते हैं। आज से कुछ महीने पहले तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हम लोग इसको इंक्लूड करते थे इन मॉडल पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ द गैस डिस्पैरिटी एंड इंक्रीज्ड अर्निंग्स, बट आज भी इसको हम होल्ड करते हैं। तो आपने जो है हमारी सारी एनालिसिस जो है उसको डबल चेक करना है। हो सकता है हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो एनालिसिस पेश कर रहे हैं वो बायस्ड हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, सो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सपर्ट इनसाइट्स अबाउट फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। लेटली एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वीट क्रॉप डिबैकल भी आप सबने देखा, तो आइए देखते हैं कि इससे एफएफसी पे क्या इफेक्ट आ सकता है। सो ये जो पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में गंदम की फसल की जो कीमत है पर मन वो 5,000 रुपये से 2,500 रुपये पे आ गई है, इसमें 2 मेन रीज़न्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती थी और फार्मर्स जो है उस प्राइस पे पास्को को ये बेचते देते। लेकिन पिछले साल जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन किया उसमें उन्होंने कमिट किया कि हम जो है ये सपोर्ट प्राइसेस ख़त्म करेंगे। लेकिन सिर्फ ये रीज़न नहीं है, इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है और वो है ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल। 2021 से लेके 2022 और 23 तक ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल ऊपर की तरफ जा रहा था। हर चीज़ महंगी हो रही थी, सारी कमोडिटीज़ महंगी हो रही थी, और इस सुपर साइकिल में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की भी प्राइस ऊपर जाती है। जब दुनिया में पिछले 2 सालों में ऑयल नीचे आया है, कोल नीचे आया है, तो वीट की प्राइसेस भी नीचे आई हैं जो इंटरनेशनली डॉलर्स में होती हैं। सो ये जो गंदम की कीमत आधी हो गई है पिछले 2 सालों में, इसमें सपोर्ट प्राइस का भी रोल है, उसके साथ साथ इंटरनेशनली जो वीट प्राइस नीचे आई है उसका भी रोल है। सो अब क्योंकि गंदम जो है पाकिस्तान की नंबर 1 फसल है, जब इसकी प्राइस नीचे आती है, फार्मर्स के प्रॉफिट नीचे आते हैं, तो फिर उनकी इनकम भी कम हो जाती है, और इसका अफेक्ट आता है सबसे पहले ट्रैक्टर सेल्स पे, फिर उसके बाद डीएपी सेल्स पे, और आखिर में यूरिया सेल्स पे अफेक्ट आता है। क्योंकि ट्रैक्टर जो है आप 1-2 साल जो है किराए पे ले लेते हैं या आप कहते हैं चलो पुराना ही चला लेते हैं, फिर नेक्स्ट सबसे महंगी खाद होती है डीएपी,
डीएपी पे आप कहते हैं कि चलो थोड़ी सी कम लगा लेते हैं। यूरिया जो है इस पूरी चेन में सबसे नीचे आता है, और ये आप हिस्टोरिकल डाटा से भी चेक कर सकते हैं। जब भी एग्रीकल्चर प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हुए हैं तो यूरिया की सेल नीचे हो सकती है, लेकिन वो 10-15% से ज़्यादा नीचे नहीं आती। सो लास्ट ईयर जो यूरिया की सेल थी वो तकरीबन 6.5 मिलियन टन थी। तो इस साल भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 5.7-5.8 मिलियन टन तक आ सकती है। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज़्यादा देर तक जो है कोई भी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को अकेला नहीं छोड़ सकती। एक तो क्रॉप्स जब ख़राब होती हैं तो अगर आपको आईएमएफ ने सपोर्ट प्राइस देने से मना किया हुआ है तो आप दूसरे तरीक़ों से भी फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे लेटली एक स्कीम आई थी कि हर एकड़ पे जो भी वीट उगाएगा उसको पंजाब गवर्नमेंट जो है इतनी पैसे देगी। सो किसी ना किसी लेवल पे जाके जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फार्मर्स को सपोर्ट करेगी, और उससे जो है यूरिया की डिमांड 6 मिलियन टन के आसपास ही रहेगी 2025 में। तो अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जो है 6.5 मिलियन टन की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं यूरिया की, और अगर डिमांड लेट से 6 या उससे थोड़ी कम हो जाती है तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान सबसे पहले सबसे ज़्यादा उसको होगा जिसका यूरिया का बैग सबसे महंगा होगा, क्योंकि फार्मर्स जो है वो कोशिश करेंगे उस कंपनी से ख़रीद लेते हैं जिसका बैग जो है 200-300 रुपये सस्ता है। और इस पूरी चेन में एफएफसी के बैग की प्राइस आज भी सबसे सस्ती है। एफएफसी तकरीबन 4400 का बैग बेच रहा है और एंग्रो फर्टिलाइज़र तकरीबन 4600 से 4700। सो अगर स्ट्रगल्स थोड़े चलते रहे और किसी भी कंपनी ने अपनी प्राइस चेंज नहीं की तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा इफेक्ट जो है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र पे आएगा, और इसकी रिफ्लेक्शन हम देख भी रहे हैं। फर्स्ट 4 मंथ्स में जितनी यूरिया की सेल हुई है उसमें अगर आप देखें कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है उसने फर्स्ट 4 मंथ्स में तकरीबन 1 मिलियन टन यूरिया जो है वो बनाया होगा, प्रोड्यूस किया होगा। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने तकरीबन 7.5 लाख या 8 लाख टन बनाया होगा, जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से। सो एफएफसी ने तकरीबन 6.5 लाख टन जो है यूरिया बेच दिया है, यानी कि 65% सेल हो गई है। एंग्रो फर्टिलाइज़र के केस में इन्होंने अभी तक 3.5 और 4 लाख टन के बीच में यूरिया सेल किया है, यानी कि 50% सिर्फ सेल हुई है। आइए आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, और इससे आपको समझ आएगा कि ये जो सारे स्टैटिस्टिकल नंबर्स होते हैं ना, ये बहुत डिसीविंग होते हैं। आप सब देख रहे होंगे ईयर ऑन ईयर नंबर के पिछले साल के शुरू के 4 महीनों के मुकाबले में इस साल जो 4 महीने हैं उसमें जो सेल है वो 30-40% गिर गई है। बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं एग्रीकल्चर में। लेकिन इसमें आपने ये भी देखना होगा कि पिछले साल के जो शुरू के 4 महीने थे उसमें यूरिया में ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, शॉर्टेज चल रही थी। बैग अभी कंपनी की फैक्ट्री से निकलता नहीं था कि फार्मर कहता था कि मुझे दे दो। और इसके साथ साथ मार्च और अप्रैल में एंग्रो फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र दोनों ने अपनी बैग प्राइस इंक्रीज़ की थी, क्योंकि गैस थोड़ी सी महंगी हो गई थी। तो जब भी फार्मर को पता चलता है कि गैस महंगी होने वाली है, यूरिया भी महंगा हो जाएगा, वो तो पहले ही ख़रीद लेता है। और ये फिनोमिना अभी फिर से रिपीट होगा। रूमर्स आ रहे हैं कि इस दफ़ा बजट में 5% एफईडी लगनी है फर्टिलाइज़र में, तो सारे फार्मर्स को ये पता होता है पहले से, और सब मई और जून में एडवांस बाइंग कर लेंगे। तो ये जो इतना बड़ा नंबर लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले में सेल बहुत कम हो रही है, उसके 2 रीज़न्स हैं। एक ये है कि पिछले साल जो है वो बहुत ज़्यादा प्री बाइंग चल रही थी, और दूसरा रीज़न जो है वो भी जेन्युइन है कि एग्रीकल्चर में थोड़े से स्ट्रगल्स चल रहे हैं, और ये दोनों मिला के जो है इस बड़े नंबर में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो क्योंकि एफएफसी का बैग जो है यूरिया में आज भी सबसे सस्ता है, ये कंपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस्ड है कि अगर कोई एग्रीकल्चर में चैलेंजेस चलते भी रहे अगले 6 महीने तक, तो इनकी फिर भी सेल जो है बाकियों से बेहतर होगी। और वर्स्ट केस में लेट से यूरिया की सेल जो है वो 5.5 मिलियन टन पे आ जाती है, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, तो फिर एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है वो भी हमेशा ओपन होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शरिया कंप्लाइंस की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स से हमें क्वेरीज आती रहती हैं कि ये कंपनी जो है बस शरिया कंप्लाइंट हो जाए फिर हमने इसमें इन्वेस्ट करना है। तो शरिया कंप्लाइंस में सिर्फ एक ही चैलेंज है एफएफसी के लिए कि इनके पास जो इतना ज़्यादा कैश जो है एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, वो जब ये इसको मनी मार्केट फंड्स में लगाते हैं, तो अगर ये अपने मनी मार्केट फंड्स जो है थोड़े शरिया कंप्लाइंट फंड्स की तरफ शिफ्ट कर दें तो फिर ये कंपनी भी शरिया कंप्लाइंट हो जाती है। बाकी शरिया कंप्लाइंट होने के लिए एक और रूल भी होता है कि आपकी जो अदर इनकम है जो कि शरिया कंप्लाइंट नहीं है, जो कि मेनली इसी से आ रही होती है कि आपके पास जो कैश पड़ा होता है वो आपने कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है, वो रेवेन्यू का 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं कंपेयर टू 2024, तो अब इस क्राइटेरिया को भी फुलफ़िल करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऑल इन ऑल शरिया कंप्लायंस स्टेटस की भी यही अपडेट है कि अगर कंपनी अपना जो कैश है वो थोड़ा सा शरिया कंप्लायंट फंड्स की तरफ मूव कर ले, तो फिर ये कंपनी भी शरिया कंप्लायंट हो सकती है, और कंपनी ने खुद भी इस पे जो है लेटली पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि एफएफसी में कुछ अदर इन्वेस्टमेंट्स भी मौजूद हैं। इस कंपनी ने जो है
पावर सेक्टर में विंड एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। इसके अलावा अस्करी बैंक को भी थोड़ा बहुत ओन करते हैं, कुछ शेयर्स इनके फौजी सीमेंट में भी हैं। इसके अलावा कंपनी की थर्कोल में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जिस कंपनी से FFBL फॉस्फोरिक एसिड ख़रीदता है जो कि DAP मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, उस कंपनी की भी कुछ ओनरशिप FFC के पास है। इन सब अदर इन्वेस्टमेंट्स की कंबाइंड वैल्यू जो है तकरीबन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं, क्योंकि FFC के पास इतना ज़्यादा कैश अवेलेबल है, तो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट पे भी कंपनी काम कर रही है। कुछ फोरम्स पे कंपनी ने इंडिकेशन दी है कि कंपनी चाहती है, क्योंकि अब पाकिस्तान में यूरिया की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। इस साल थोड़े से मसले मसाइल हो रहे हैं, बट जनरली पिछले 4-5 सालों में जो है हम 6.5 मिलियन टन्स को भी क्रॉस कर गए हैं। तो कुछ सालों बाद पाकिस्तान में एक और यूरिया प्लांट जो है उसकी ज़रूरत होगी। और अब क्योंकि पाकिस्तान में गैस की तो बहुत शॉर्टेज है, तो इस दफ़ा कंपनी एक्सप्लोर कर रही है कि थर कोल को पहले गैसीफाई किया जाए, फिर उससे यूरिया बनाया जाए। अगले सालों में पाकिस्तान में कमर्शियल फार्मिंग के भी काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं, और फिर फूड सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ को काउंटर करना है। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा फीजिबल लग रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक कुछ इस पे इंडिकेशंस आई भी हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में होगा सिंध गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि थर कोल माइनिंग में हुआ था। और क्योंकि ये मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट होता है, तो इसमें कंपनी को बैंक से लोन लेना होता है। और एक वजह जो FFC और FFBL को मर्ज किया गया था, वो यही था कि जब कंबाइंड एंटिटी होगी उसकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो फिर लोकल बैंक से या फिर इंटरनेशनल बैंक से जो है कम इंटरेस्ट पे कर्जा भी मिल सकता है। सो अगले 1 से 2 सालों में अच्छे चांसेस हैं कि इस प्रोजेक्ट पे कुछ डेवलपमेंट हो। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ऑनलाइन आने में तो 3-4 साल 5 साल मज़ीद लगेंगे, लेकिन जब एक दफ़ा फाइनेंशियल क्लोज हो जाता है, तो फिर कंपनी जो है उसके हिसाब से प्लानिंग स्टार्ट कर देती है। सो आप भी इस प्रोजेक्ट को जो है न्यूज़ में फॉलो करते रहा करें। और लास्टली गैस डिस्पैरिटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। IMF प्रोग्राम के अंदर हर 6 महीने बाद जो है गैस प्राइसेस रिवाइज होती हैं। सो अब जून का महीना आने वाला है, जिसमें सुई नेटवर्क की भी गैस प्राइसेस रिवाइज होनी है, और हो सकता है मारी फील्ड की गैस प्राइसेस भी रिवाइज हों। तो इस टाइम पे जो भी गैस प्राइस इंक्रीज़ हो, वो सुई नेटवर्क के लिए हो, यानी कि एंग्रो फर्टिलाइज़र के लिए हो, या मारी फील्ड के लिए हो, तो आपने उसमें बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि इससे कंपनी की फेयर वैल्यू और फ्यूचर प्रॉफिट्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। और आज आपने हमसे कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर शेयर करनी है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर सबका फेवरेट होता है, लेकिन आपने हमें डिटेल में बताना है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर से रिलेटेड आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है। सो आज हमने डिविडेंड इन्वेस्टिंग, फर्टिलाइज़र सेक्टर, इन सब पे डिटेल में बातें की। एक स्टेबल सेक्टर जैसे कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी अगर आपके पास सही नॉलेज हो, तो कितने ज़्यादा मैसिव गेन्स बन सकते हैं, इस पे भी बात की। इसके साथ साथ जो फर्टिलाइज़र सेक्टर में चैलेंजेस चल रहे हैं, उससे इस कंपनी को क्या अफेक्ट हो सकता है, और दूसरी कंपनीज़ को भी क्या अफेक्ट हो सकता है, इस पे भी डिटेल में डिस्कशन की। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं, फॉर एवरी कंपनी एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, रजिस्टर फॉर आर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 3.0, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अब खुल गई हैं, एंड स्टार्ट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी विद फुल कॉन्फिडेंस। जैसे कि आप हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं कि दुनिया भर में सबसे आसान घर बैठे स्कैम फ्री तरीका पैसे कमाने का जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि आप उस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लेते हैं। उनका रिटर्न और आपका रिटर्न जो है वो बराबर हो जाता है थ्रू द स्टॉक मार्केट। आज से कुछ साल पहले जब मुझे भी इस बारे में पता चला, तो मैं भी बहुत घबराया, मैं भी समझा ये सब झूठ है। लेकिन फिर जब मैंने इस पे रिसर्च की, 4-5 साल वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स पहले पढ़े, और फिर उनको पाकिस्तान में जब अप्लाई किया, तो वाकई जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है उसने सब एसेट क्लासेस से ज़्यादा रिटर्न दिया है इन द लास्ट 25 ईयर्स। पाकिस्तान में प्लॉट्स बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आप कोई भी अपनी मर्जी की सोसाइटी भी उठा के देख लेंगे और उसके रिटर्न्स देख लेंगे पिछले 20-25 सालों के, तो स्टॉक मार्केट ने उसको भी बीट किया है। और सबसे बड़ी बात, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ रेफरेंस के लिए, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस समझना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपसे पहले एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें समझाया गया है कि अगर आप हर महीने 25,000 रुपये सेव कर लेंगे और हर साल इसको 10% से बढ़ा लेंगे, तो स्टॉक मार्केट आपको इतनी अच्छी कंपाउंडिंग करके देगी कि ये अमाउंट जो है आज से 25 ईयर्स बाद 25 करोड़ रुपए बन जाएंगे। इस कैलकुलेशन के लिए हमने जो रिटर्न अज्यूम किया है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लास्ट 25 ईयर्स का एवरेज रिटर्न ऑफ 18% पर ईयर है।
और इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में हम लोग आपको सिखाते हैं कि आप टॉप कंपनीज कैसे पिक कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो बूम बस्ट साइकिल हैं उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो अगर आप 18% के बजाय 21% रिटर्न ले आएँ विद योर फाइनेंशियल नॉलेज, तो ये जो 25 करोड़ वाली अमाउंट है ये 50 करोड़ बन जाती है। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो आपका कोई भी गोल हो, आप जो है हज करने के लिए सेव करना चाह रहे हैं, आप जो है फ्यूचर में अपना घर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी इतनी इनकम आ जाए मेरे पोर्टफोलियो से कि मैं जो है अपनी जॉब से छुटकारा पा सकूं और अपना पैशन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकूं। सो ये सब जो है आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं अगर आप आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में इनरोल होते हैं तो आप एक 500 से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं जो कि अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे होते हैं और साथ-साथ कंपाउंडिंग भी कर रहे होते हैं। ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास सबके लिए है। अगर आपको फाइनेंस की बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, तो आपने देखा होगा कि हमारी यूट्यूब वीडियोज़ में हम हर चीज़ जो है बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। और इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में न्यूबीज़ को स्पेशल सेशंस के थ्रू जो है हेल्प भी की जाती है। सिर्फ एक तरह के लोग हैं जिनके लिए ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है वो सूटेबल नहीं है, और वो ये है कि अगर आपका रुझान ट्रेडिंग की तरफ है। हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ट्रेडिंग करते वक्त आपका जो सक्सेस रेशो होता है वो बहुत लो होता है। इसलिए हम किसी को भी रेकमेंड नहीं करते कि आप ट्रेडिंग करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें और जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ इक्वल पार्टनर्स बने और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करें। इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स भी हैं, कंटिन्यूअस सपोर्ट भी है। आप हमारी टीम के साथ जो है पूरे 3 महीने के लिए जुड़ जाते हैं और उसके बाद अगेन जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है उसका भी पार्ट बन जाते हैं। उसमें भी हम हर महीने जो है सेशंस करते रहते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स, टाइमिंग्स, सब कुछ जो है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इज़ दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट माय इन्वेस्टिंग जर्नी, सो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका आउटलुक काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में कन्वर्ट हो गया है और पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जो है एग्रीमेंट वो भी बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है। सो ऐसी जब सूरत हाल होती है तो इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद द न्यू वैल्यू एडेड फीचर्स। इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप सबसे मिलने के लिए, आप सबकी फाइनेंशियल जर्नी डिस्कस करने के लिए और आपको वो पाथवे दिखाने के लिए जो मैंने खुद डिस्कवर किया है इन द लास्ट 4 टू 5 इयर्स। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। And now it's time to reveal the winner of our last video question. एंड द विनर इज़ मोहम्मद दारियान, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक्विजिशंस में आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हैं। और आज आपने हमसे कमेंट्स में दो चीज़ें शेयर करनी है। फर्स्ट के गैस डिस्पैरिटी को लेके और ओवरऑल फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड आपकी फर्टिलाइज़र सेक्टर कंपनीज़ में इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या है। और सेकेंडली आपने हमें कमेंट्स में ये भी शेयर करना है कि आपको क्या लगता है कि इस साल फौजी फर्टिलाइजर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देगी। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन कैश प्राइज ऑफ ₹5000। और इस वीडियो को हम अपने चैनल की प्लेलिस्ट कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स में ऐड कर देंगे, जिसमें ऑलरेडी जो टॉप कंपनीज हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं, जैसे कि लकी सीमेंट, हपको, मिज़ान बैंक, इंटरलूप। इसके अलावा हमारे चैनल पे दो मज़ीद प्लेलिस्ट मौजूद हैं जिसको देख के आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी जो है वो फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। इसके अंदर हमने डिफरेंट सेक्टर्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें ऑटो सेक्टर की वीडियो है, फार्मा सेक्टर की वीडियो है, और जो लोग थोड़े न्यू हैं वो इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं वो ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है, इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए और लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट इतने मैसिव रिटर्न्स किस तरीके से दे देती है। ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ येस प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स। और जो लोग न्यू अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं या हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चेक आउट द गैस डिस्पैरिटी रिलेटेड वीडियोज़ ऑन आवर चैनल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजर सेक्टर। दिस इज़ अब्दुल रहमान। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।